मेरा नाम नसीम है और मेरी ज़िंदगी का यह हैरानकुन मोड़ इस वक्त शुरू हुआ जब मैंने एक ऐसे शख्स से शादी करने का फ़ैसला किया जिसकी उम्र 40 साल के लगभग थी, जबकि मैं इस वक्त महज 22 साल की एक नौखेज़ और जवान लड़की थी। सच्ची बात तो यह है कि मेरे दिल में इस शादी के लिए कोई ख़ास जज्बा मोहब्बत नहीं थी, बल्कि मैंने यह कदम सिर्फ़ और सिर्फ दौलत की रेलपेल, बैंक बैलेंस और एक पुरसाइश ज़िंदगी की खातिर उठाया था, क्योंकि मेरा शौहर एक बैंक में आला ओहदे पर फाइज था और उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। हमारी सादा सी जिंदगी में हलचल इस वक्त पैदा हुई जब मेरे शौहर का सगा भतीजा वसीम अपनी आला तालीम के सिलसिले में गांव से शहर आया और हमारे ही घर में क़याम पजीर हुआ। वसीम की उम्र इस वक्त 16 साल के करीब थी और वो कॉलेज का तालिब इल्म था, लेकिन अपनी उम्र के लिहाज से वो गैर मामूली तौर पर कद-आवर, खूबसूरत और बेहद पुरकशिश नौजवान था। इसे देखते ही मेरे सोए हुए जज्बात अंगड़ाइयां लेने लगे और मैं हर वक्त इसी उधेड़बन में रहने लगी कि किस तरह इस जवान लड़के के साथ तन्हाई में वक्त गुजारने का कोई रास्ता निकाला जाए। अभी वसीम को हमारे घर आए हुए मुश्किल से एक हफ्ता ही गुजरा था कि मेरा जहन 24 घंटे इसी एक नुक्ते पर मरकूज रहने लगा कि मैं किसी न किसी तरह इस नौजवान के साथ कोई ऐसा खुफिया और गहरा ताल्लुक उस्तुवार कर लूं जो मेरी अधूरी ख्वाहिशात को पूरा कर सके। एक दिन किस्मत ने मेरा साथ दिया और मेरा शौहर घर पर मौजूद नहीं था, जबकि वसीम की भी कॉलेज से छटी थी, क्योंकि इसकी तबीयत अचानक नासाज हो गई थी और इसे रात से ही बहुत तेज बुखार चढ़ा हुआ था। मैंने जब इसकी बीमारी और तन्हाई का फ़ायदा देखा तो मुझे अपने मकसद की तकमील के लिए ये एक सुनहरा मौका नज़र आया और मैंने फ़ौरन इसके करीब जाने का मंसूबा बनाया। मैं निहायत नरमी से इसके कमरे में दाखिल हुई और उसके बिस्तर पर बिल्कुल करीब बैठकर उसका सर दबाने लगी ताकि इसे अपनी ममता भरी तवज्जो का एहसास दिला सकूं। वसीम ने शुरू में थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई और धीमी आवाज़ में मुझे मना करने लगा कि चची अब तकलीफ़ ना करें, मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन मैंने निहायत प्यार से इसकी बात टाल दी और इसे यकीन दिलाया कि तुम्हारी खिदमत करके मुझे दिली खुशी और सुकून मिल रहा है। अरशद न सिर्फ मेरा शौहर था बल्कि वो रिश्ते में वसीम का सगा चचा भी था। यही वजह थी कि मेरे दिल के किसी कोने में यह खौफ भी छुपा हुआ था कि अगर वसीम ने ज़रा सी भी नापसंदीदगी दिखाई, आपने चचा को इस बात की भनक भी लगने दी, तो मेरे लिए शदीद मुश्किलात खड़ी हो सकती थीं। अरशद ने शादी के पहले दिन से ही मुझ पर कड़ी पाबंदियां लगा रखी थीं और उसका साफ कहना था कि तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी बनकर ही रहोगी। यहाँ तक कि इसने मुझे किसी से राब्ते के लिए मोबाइल रखने तक की इजाज़त नहीं दी थी। अगरचे मैंने अपनी मादी ज़रूरियात और पैसों की खातिर इस उम्र रसीदा शख्स से शादी कबूल कर ली थी और घर में आराम और राहत का हर सामान मौजूद था, लेकिन जज्बाती और जिस्मानी तौर पर मुझे वो सुकून मुयस्सर नहीं था जिसकी एक 22 साला जवान औरत मतमन्नी होती है। अरशद अपनी ढलती उम्र और दफ्तरी थकन की वजह से मेरी उमंगों का बोझ नहीं उठा पाता था और बहुत जल्द हिम्मत हार जाता था। वसीम के आने से मुझे अपनी बंजर जिंदगी में एक हरियाली नजर आई थी कि शायद ये नौजवान मेरी जिंदगी की उन कमियों को पूरा कर देगा जिनसे मैं अब तक महरूम थी। मैं पाँव दबाते दबाते शूरी तौर पर वसीम के जिस्म के बहुत ज्यादा करीब हो गई और अपने अंदाज से इसे ये पैगाम देने लगी कि मैं उसके लिए सिर्फ एक चची नहीं बल्कि कुछ और भी बनना चाहती हूँ। वसीम ने बुखार की तपिश के बावजूद मेरी इस कुर्बत को महसूस किया और किसी किस्म की मुखालफत या मुज़ाहमत नहीं की, जिससे मेरा हौसला कई गना बढ़ गया और मैंने अपनी बातों का रुख मोड़ दिया। मैंने इसे मुखातिब करके कहा कि वसीम, तुम तो अपनी उम्र के मुकाबले में बहुत ज़्यादा ताकतवर, मर्दाना वजाहत के हामिल और बेहद खूबसूरत हो, किया तुम मेरे साथ एक गहरी दोस्ती का रिश्ता कायम करोगे? वसीम पहले तो मेरी जुरत पर थोड़ा सा बौखला गया, लेकिन फिर इसने शर्माते हुए एतराफ़ किया कि जब से वो इस घर की दहलीज पर आया है, मुझे देखकर उसके दिल में भी बिल्कुल ऐसी ही तड़प पैदा होती थी, मगर वो ख़ानदानी लिहाज और चचा के रोब की वजह से खामोश रहने पर मजबूर था। इसने बताया कि इसे हर वक्त ये डर सताता था कि कहीं मैं इसकी बातों का बुरा मानकर चचा से शिकायत ना कर दूं और इसे ज़िल्लत के साथ घर से ना निकाल दिया जाए। जब हम दोनों को ये यकीन हो गया कि हम एक ही कुश्ती के सवार हैं और दोनों तरफ आग बराबर लगी है, तो वसीम ने निहायत खुशी से मेरे साथ वक्त गुजारने और इस ताल्लुक को आगे बढ़ाने पर अपनी मुकम्मल आमादगी जाहिर कर दी। इस वक्त वसीम अगरचे बुखार की शिद्दत से तप रहा था, लेकिन मेरी तवज्जो और कुर्बत ने इसे एक अजीब सी तवानाई बख्श दी थी और वो मेरी हर बात का भरपूर जवाब देने लगा था। मैंने वो कीमती लम्हात इसकी आगोश में गुजारे और मुझे बरसों बाद ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे वजूद की प्यास बुझ रही हो और मैं वाकई एक भरपूर जिंदगी जी रही हूँ। जब अरशद के दफ्तर से वापसी का वक्त करीब आने लगा तो मैंने बादल नाखास्ता खुद को इससे अलग किया और वसीम के काम में सरगोशी की कि
कल भी तुम कॉलेज नहीं जाओगे, बल्कि बीमारी का कोई भी बहाना बना लेना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कल जब घर खाली हो तो हम इससे भी ज्यादा तवील और भरपूर वक्त एक दूसरे के साथ गुजार सके। वसीम ने मेरी आंखों में आंखें डालकर वादा किया कि वो कल भी घर पर ही रहेगा ताकि हमारी अधूरी ख्वाहिशात की तकमील हो सके। मैं इस नए रिश्ते की शुरुआत पर बेहद पुरजोश थी और मुझे लग रहा था कि अब मेरी जिंदगी की तन्हाई दूर होने वाली है। अगले दिन की सुबह मेरे लिए एक नई उम्मीद और बेचैनी लेकर आई। अरशद हस्ब मामूल नाश्ता करके बैंक जा चुका था और घर में अब सिर्फ मैं और वसीम ही बाकी थे। मेरे दिल की धड़कनें तेज थीं, क्योंकि आज हमें किसी खौफ के बगैर एक दूसरे के साथ तवील वक्त गुजारना था। मैंने किचन के तमाम काम जल्दी जल्दी समेटे और फिर अलमारी से अपना सबसे बेहतरीन लिबास निकाला, खुद को आईने में देखा और थोड़ा सा बनाव सिंगार किया ताकि वसीम की नज़रों में मजीद दिलकश लग सकूं। मैं जानती थी कि वसीम भी कमरे में मेरा ही इंतज़ार कर रहा होगा। मैंने दबे कदमों उसके कमरे का दरवाज़ा खोला तो देखा कि वो बिस्तर पर लेटा हुआ था, मगर उसकी आंखें दरवाजे की तरफ ही लगी थीं। इसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे इसका बुखार अब उतर चुका है, लेकिन इसके चेहरे पर मौजूद सुर्खी इस बात की गवाही दे रही थी कि वो भी कल की तरह आज फिर जज्बाती तप्श का शिकार है। मैं खामोशी से इसके करीब बेड पर बैठ गई और उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। वसीम ने फौरन मेरा हाथ मजबूती से थाम लिया, जैसे वो मुझे ये बताना चाह रहा हो कि अब इसे किसी बात का डर नहीं है। मैंने धीमी आवाज में पूछा कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है, तो इसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि चची, अब के करीब होने से तो आधी बीमारी वैसे ही खत्म हो जाती है, अब मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा हूँ। इसकी इस बेबाकी ने मेरा हौसला मजीद बढ़ा दिया और मैंने इसके माथे पर हाथ रख कर तप्श चेक की तो वाकई वो कल की निस्बत बेहतर था, मगर उसकी सांसों की गर्मी बता रही थी कि वो आज कुछ ज्यादा ही पुरजोश है। मैंने महसूस किया कि वसीम अब पहले की तरह हिचकिचा नहीं रहा था, बल्कि वो खुद भी मेरे करीब आने के बहाने ढूंढ रहा था। वो तमाम पाबंदियां और ख़ानदानी लिहाज जो कल तक हमारे दरमियान दीवार बने हुए थे, अब मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुके थे और हमारी आंखों में सिर्फ एक दूसरे के लिए चाहत और प्यास थी। मैंने वसीम से कहा कि आज हमारे पास बहुत वक्त है, अरशद शाम से पहले नहीं आएंगे, इसलिए हम जी भर कर एक दूसरे के साथ वक्त गुजार सकते हैं। वसीम ने मेरी बात सुनकर एक गहरी सांस ली और कहने लगा कि मैंने सारी रात इसी लम्हे का इंतज़ार किया है। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि अब वाकई मेरे साथ ऐसा ताल्लुक़ रखना चाहती है। मैंने इसके बालों में उंगलियां फेरते हुए इसे यकीन दिलाया कि अरशद के साथ मेरी ज़िंदगी महज एक समझौता है, जबकि असल खुशी और सुकून मुझे इसकी कुर्बत में मिल रहा है। वसीम ने बताया कि वो गांव में भी अकेलापन महसूस करता था, लेकिन यहाँ आकर इसे जो तवज्जो और प्यार मुझसे मिला है, इसने इसे मेरा दीवाना बना दिया है। हम दोनों इस वक्त दुनिया और माफिया से बेखबर एक दूसरे की बातों में खोए हुए थे और हमें इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है या हमारा ये कदम कितना खतरनाक साबित हो सकता है। आहिस्ता आहिस्ता हमारी बातें खत्म होने लगे और खामोशी ने जगह ले ली, मगर ये खामोशी पहले से कहीं ज्यादा गहरी और मानी खेज थी। हम एक दूसरे के इस कदर करीब आ चुके थे कि हमें एक दूसरे के दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। वसीम ने हिम्मत करके मेरा हाथ अपने चेहरे पर रखा और अपनी आंखें मूंद लें, जैसे वो इस लम्स को अपनी रूह में उतारना चाहता हो। मैंने भी किसी मुज़ाहमत के बगैर उसकी कुर्बत को कबूल किया और हम दोनों ने इस तन्हाई का भरपूर फ़ायदा उठाया। वो लम्हे मेरी ज़िंदगी के यादगार तरीन लम्हात थे, क्योंकि इनमें वो जोश और वलवला था जो मुझे अरशद के साथ कभी महसूस नहीं हुआ था। वसीम की जवानी और उसका वालहाना अंदाज मुझे ये बावर करा रहा था कि मैंने इसे मुंतखब करके कोई गलती नहीं की है। हमने घंटों एक दूसरे की आगोश में गुजारे और वक्त का पता ही न चला कि कब दोपहर से शाम होने को आई। जब सूरज ढलने लगा और अरशद के वापस आने का वक्त करीब आया, तो मैंने बादल नाखास्ता खुद को वसीम से अलग किया। वसीम के चेहरे पर एक अजीब सी तस्कीन और सुकून था जो इससे पहले कभी नहीं देखा था। मैंने इसे ताकीद की कि वो अब थोड़ी देर आराम कर ले ताकि जब अरशद आए तो इसे थका हुआ ना देखें और किसी किस्म का शक ना हो। वसीम ने मेरा हाथ चूमते हुए वदा किया कि वो इस राज को हमेशा अपने सीने में दफन रखेगा और हम इसी तरह मौका मिलने पर एक दूसरे के साथ मिलते रहेंगे। मैंने अपने बिखरे हुए बालों और लिबास को दुरुस्त किया और कमरे से बाहर निकल आई, मगर मेरा दिल अब भी वहीं वसीम के पास ही धड़क रहा था। मैं जानती थी कि अब ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है और हमने गुनाह की जिस राह पर कदम रख दिया है, वहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। इस कहानी का अगला मोड़ आपको हैरान कर देगा, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपनी राय से ज़रूर आगाह करें।
और हमारे YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब और घंटी के निशान को दबा दें ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोज़ आपको वक्त पर मिल सकें। अगर दूसरा हिस्सा देखना चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 लिखें। शुक्रिया।